So before we go ahead with next topic, let us very quickly revise. अब तक हमने जो कुछ भी ग्रेविटेशन का देखा है वो फटाफट से रिवाइज करते हैं. So in the last session we have started off with new chapter, that is gravitation. और अगर आपको याद होगा तो हमने ग्रेविटेशन में सबसे पहले केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशंस कवर किया था. तो केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन में देयर आर इन टोटल 3 लॉज. पहला था केपलर्स फर्स्ट लॉ, जिसको आप लॉ ऑफ ऑर्बिट भी बोलते हो. केपलर्स फर्स्ट लॉ gives you information about the shape of orbit of planet around sun. All the planets move around sun in an elliptical orbit with sun at one of the foci. ऐसे था ना. नंबर 2, केपलर्स सेकेंड लॉ, जिसको आप लॉ ऑफ एरियाज भी बोलते हो. हमको सिर्फ रिवाइज करना है, तो वी आर नॉट गोइंग टू डिटेल्स ऑफ ऑल दिस लॉज. तो केपलर्स फर्स्ट लॉ टेल्स यू व्हाट इज द शेप ऑफ ऑर्बिट of planet around sun. Every planet revolves around sun in an elliptical orbit with sun at one of the foci. Number 2, Kepler's second law, जिसको law of areas भी बोलते हो. It tells you that, क्या बोलता था आपको second law? What does second law tells you? हाँ, the line joining sun and planet sweeps equal areas in equal intervals of time. ठीक है. तो वी विल नॉट प्रूव इट हियर. हम डिराइव नहीं करेंगे. कल हमने किया था, कैलकुलस यूज किया था हमने टू शो दैट एरिया इज कांस्टेंट. उसके बाद हमने देखा था व्हाट इज केपलर्स थर्ड लॉ, जिसको आप लॉ ऑफ पीरियड या फिर लॉ ऑफ टाइम पीरियड भी बोलते हो. द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ एनी प्लैनेट अराउंड सन is directly proportional to cube of its semi-major axis, right? Cube of mean distance between planet and sun, मतलब semi major axis. क्योंकि आपने 10th तक वो सीखा होगा ना, square of time period is proportional to cube of mean distance of planet from the sun. Mean distance of any planet from the sun is known as semi major axis. Okay. इसके बाद what we have seen is, याद है क्या इसके बाद हमने क्या स्टार्ट किया था? Do you remember? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो आपको ऑलरेडी पता है. व्हाट डज दिस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन टेल्स यू? क्या बताता है आपको ये लॉ? फोर्स बिटवीन एनी टू मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस. लेकिन ये न्यूटन ने डिराइव कैसे किया था, याद है आपको? तो न्यूटन स्टडीड इन डिटेल मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ. तो न्यूटन एट दैट टाइम, न्यूटन को ऑलरेडी पता था टाइम पीरियड ऑफ मून अराउंड अर्थ इज 27.3 days एंड ऑल्सो द डिस्टेंस ऑफ मून, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मून फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, इट इज 3.85 into 10⁵ किलोमीटर या फिर 10⁸ मीटर. गुड. और क्योंकि आपको पता है, ऑल ऑफ यू नो एंड यू मस्ट नो, मैंने कल भी बताया था, ये जो केपलर्स लॉ है ये प्लैनेट्स के लिए एप्लीकेबल होते हैं. प्लैनेट्स का ऑर्बिट इलिप्टिकल होता है. मून का जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर है. उसका रीजन, देयर इज सम डिफरेंट रीजन दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस. जितना जितना प्लैनेट पास में जाएगा स्टार के, सन के, उतना ही उसका जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर होने लगता है. तो मून और अर्थ डिस्टेंस बहुत कम है, इसके लिए मून का ऑर्बिट क्या है? सर्कुलर, राइट. जो प्लैनेट्स अपने स्टार के पास में होते हैं, जैसे मर्क्यूरी हो गया, वीनस हो गया, तो उनका भी ऑर्बिट समवॉट सर्कुलर आएगा. समवॉट, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टाइडल इंटरैक्शन. वो हायर लेवल फिजिक्स से, विल नॉट गो इनटू दैट. लेकिन आपको एट दिस स्टेज यू शुड नो मून का ऑर्बिट इज सर्कुलर, क्योंकि मून और अर्थ का डिस्टेंस बहुत कम है. और अगर ऑर्बिट सर्कुलर है तो फोर्स कौन सा होना चाहिए? सेंट्रीपिटल. कोई भी मोशन अगर सर्कुलर हो, फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस सर्कुलर है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा. कहां से आएगा वो फोर्स? आएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस.
फॉर एग्जाम्पल अगर आप गाड़ी चला रहे हो और एक टर्न आ गया, तो टर्न बिकम्स पार्ट ऑफ सर्कल। वहां पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। कहाँ से आता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से। यहाँ पे जो फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो ग्रेविटी से आता है, वो हम बाद में देखेंगे। बट यू शुड नो सेंट्रीपिटल फोर्स इज एम आर ओमेगा स्क्वायर। तीन फॉर्मूला थे, एम वी स्क्वायर बाई आर, एम आर ओमेगा स्क्वायर, और तीसरा था एम वी ओमेगा। तो हमने एम आर ओमेगा स्क्वायर क्यों यूज किया? क्योंकि मुझे आर पता है। और क्यों यूज किया? क्योंकि मुझे ओमेगा मिल सकता है। व्हाट इज ओमेगा? 2 पाई बाय टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड हमको दिया हुआ है मून का। और व्हाट इज फोर्स? मास इनटू एक्सेलरेशन। वेल बाय द वे, हम किसके एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं? मून की, क्योंकि मोशन में कौन है? मून। तो ये हो गया कैंसल। तो एक्सेलरेशन ऑफ मून अराउंड अर्थ इज आर ओमेगा स्क्वायर, एंड ओमेगा इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड का स्क्वायर। तो जब आप ये सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो, व्हेन यू पुट ऑल द वैल्यूज हियर, और ये टाइम पीरियड 27.3 डेज है। हर एक दिन में 24 आवर, हर एक आवर में 60 मिनट्स, हर एक मिनट में 60 सेकेंड, और उसका स्क्वायर। तो जब आप ये पूरा सॉल्व कर लोगे, तो आपको एक्सेलरेशन ऑफ मून मिल जाएगा 0.0027 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो न्यूटन ने पहले तो मून के मोशन का स्टडी किया, मून का अराउंड अर्थ एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया 0.0027 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर उसने एक ऑब्जेक्ट लिया नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, एनी ऑब्जेक्ट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, और उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन वो तो पता ही होता है आपको, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, फिर अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर लेते हो, तो इफ यू डिवाइड दीज टू, 9.8 डिवाइड बाय 0.0027, तो ये आता है 3600। गुड। देन ऑल्सो, अगर हम लोग डिस्टेंस ऑफ मून और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को डिवाइड करते हैं, व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मून फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ? 3.85 इंटू 10⁵ अगर किलोमीटर में लिख रहे हो तो, और मीटर में लिख रहे हो तो 10⁸ और एक ऑब्जेक्ट जो अर्थ के सरफेस पे है, जैसे तुम खुद अर्थ के सरफेस पे हो, व्हाट इज योर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ? रेडियस ऑफ अर्थ, दैट इज 6378, एग्जैक्ट वैल्यू किलोमीटर में। तो दोनों किलोमीटर किलोमीटर हो गया, कैंसल आउट, और इसकी जो वैल्यू आती है वो आता है 60। तो देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ मून, ये था 3600, इफ यू रिमेंबर 3600 था। तो इसको मैंने लिख लिया 60 का स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ मून, ये आ गया 60 का स्क्वायर। लेकिन 60 क्या है? आर एम अपॉन आर ऑब्जेक्ट का स्क्वायर। चाहे वो ऑब्जेक्ट हो या फिर मून हो, दोनों का एक्सेलरेशन क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ अर्थ, राइट। तो फ्रॉम दिस आप यहां से बोल सकते हो कि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। एंड फोर्स यू ऑलरेडी नो इज मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m/r², राइट, करेक्ट। तो इन जनरल, क्योंकि दो मासेस थे, अगर अर्थ मून पे फोर्स लगा रहा है, तो मून भी अर्थ पे फोर्स लगाएगा। तो ये आ जाएगा m/r²। और अगर आप ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देते हो, तो फोर्स इज G कैपिटल M स्मॉल m बाय r²। मैंने बताया था ये G क्या होता है? क्या होता है G? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देयर आर फ्यू कांस्टेंट्स, ओनली अ फ्यू कांस्टेंट जो यूनिवर्सल होते हैं, उसमें से एक G है, बाकी सब लोकल कांस्टेंट्स होते हैं। गुड। तो यहां तक हमने कल कंप्लीट किया था, एंड आई टोल्ड यू इन जनरल, ये तो हमने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे अर्थ लिया, दूसरा मून लिया, या फिर एक ऑब्जेक्ट हमने अर्थ लिया और दूसरा सम अदर ऑब्जेक्ट। इन जनरल ये जरूरी नहीं है कि अर्थ के लिए होगा। इन जनरल कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो, तो फोर्स इज G m1 m2 बाई r²। कोई भी दो ऑब्जेक्ट, एनी टू ऑब्जेक्ट्स, you take one ball
एंड द अदर बॉल, और बाकी सब हटा दो, और को वहां से हटा दो, मून को हटा दो, सन को हटा दो, सबको सबको हटा दो, सिर्फ ये दो ऑब्जेक्ट छोड़ दो स्पेस में. These two objects will start attracting each other with a force, which is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of distance between them. In general, for any two masses, it is true. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ग्रेविटेशनल फोर्स डिफरेंट कैसे है? नंबर वन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव डिपेंडिंग ऑन द चार्जेस. यहाँ पे इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव. नंबर टू, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड करता है इंटरवेनिंग मीडियम में, मतलब दो चार्जेस के बीच में कौन सा मीडियम है. वैक्यूम है तो फोर्स अलग, और वही दो चार्जेस सेम डिस्टेंस पे किसी और मीडियम में रख दोगे तो फोर्स अलग आएगा. करेक्ट. ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरवेनिंग मीडियम. दो मासेस है, उसमें फोर्स हमेशा कांस्टेंट रहेगा इररिस्पेक्टिव उन दोनों मासेस में कोई मीडियम है या नहीं है. डज नॉट मैटर, द फोर्स रिमेन्स सेम. राइट. और एक चीज याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली फॉर एंट्रेंस एग्जाम सीईटी जेईई नीट. ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला स्ट्रक्चर वाइज और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला स्ट्रक्चर वाइज सेम आ रहा है. वहां पे Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर था, यहाँ पे M1 M2 बाय आर स्क्वायर है. तो बेसिकली बाकी सारे फॉर्मूला सेम बनेंगे. मैं आपको भी बता देता हूँ, हम आगे जाके वो अभी डिराइव करने ही वाले हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 12th में डिराइव होगा, ग्रेविटेशन का इसी चैप्टर में आगे होगा, लेकिन मैं अभी सिर्फ बता देता हूँ आपको. तो चार इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज यू विल नीड. एक होता है फोर्स, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. एक होता है फील्ड. इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को तुम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हो, ग्रेविटेशनल फील्ड को तुम ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हो. एग्जाम्पल बताता हूँ. सपोज मेरे पास एक सोर्स चार्ज था Q1, इसका फील्ड था. अगर इस फील्ड में दूसरा चार्ज आ गया Q2 तो इट विल एक्सपीरियंस फोर्स. सिमिलरली हर एक मास का, जैसे अर्थ अर्थ का एक फील्ड है ग्रेविटेशनल फील्ड, इसमें कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट आया तो इट विल एक्सपीरियंस फोर्स. Electrostatic field is a region surrounding any charge in which another charge experiences force. Similarly, gravitational field is a region surrounding any mass in which another mass experiences force. तुम, मैं, हर चीज, मून, हम सब अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में है. Hence we experience force of gravity due to earth, और इसकी वजह से you feel that you have weight. तो तुम्हारा जो वेट आता है ना, it is because of gravitational field of earth, because all of you including me, we are in field of earth. Okay. उसके बाद there will be something called as potential energy. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलोगे, ग्रेविटेशन में तुम उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलोगे. there will be something called as potential. इलेक्ट्रोस्टैटिक में तुम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलोगे, ग्रेविटेशन में तुम उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलोगे. फॉर्मूलाज विल एग्जैक्टली बी द सेम, मतलब स्ट्रक्चर वाइज बोल रहा हूं. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और ग्रेविटेशन में फॉर्मूलाज बनेंगे सेम. इलेक्ट्रोस्टैटिक में तुमको पता ही है, फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. और ये K 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है. ये K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नहीं है. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट थर्मोडायनामिक्स में आता है, यहाँ नहीं आता है. मैंने बहुत जगह पे देखा, वो K देखते ही बोल देते बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त और गए. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू और इस K की वैल्यू सेम नहीं है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस K? 9×10⁹. ओके, गुड. तो यहाँ पे ग्रेविटेशन में you will have force equal to G m1 m2 by r square. G is universal gravitational constant whose value is 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. वो हम अभी डिराइव करेंगे, उसके यूनिट्स एंड डायमेंशंस बाकी है, वो कर लेंगे. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपको याद होगा, इट वाज फोर्स अपॉन चार्ज, वैसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड इट इज फोर्स अपॉन मास, टेस्ट चार्ज, टेस्ट मास. और अगर आपको याद होगा तो ये आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जिसको मैं कैपिटल K बोल रहा हूँ. याद है क्या? सोर्स चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर.
1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। वैसे यहाँ पे भी आता है फिर G सोर्स मास अपॉन R²। K की जगह पे G, Q की जगह पे M। ये Q सोर्स चार्ज है, ये M सोर्स मास है। डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, एग्जैक्टली सेम फॉर्म है। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ये होता है K Q1 Q2/R। R² नहीं, R² बोलोगे तो वो फोर्स बन जाएगा। तो डिफरेंस है, ये R² है, ये R है। ओके। और पोटेंशियल एनर्जी कभी भी, क्योंकि कंफ्यूजन होता है फोर्स के, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल के फॉर्मूला में, पोटेंशियल एनर्जी कभी भी सिंगल चार्ज या सिंगल मास का होता ही नहीं है। वो आगे समझेगा क्यों नहीं होता है। तो जब भी पोटेंशियल एनर्जी बोलोगे ना, तो दो चार्जेस या दो मासेस दिखने चाहिए इक्वेशन में। यू विल नेवर फाइंड समथिंग लाइक अ सिंगल ऑब्जेक्ट और उसका पोटेंशियल एनर्जी है, नहीं होता है। इट इज ऑलवेज ऑफ अ सिस्टम। तो तुम जब बोलते हो कि ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी है, बोलते हैं ना mgh, वो अभी डिराइव करेंगे हम लोग, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, mgh। कोई ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी नहीं है वो अर्थ और ऑब्जेक्ट एज अ सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी, वो हम डिराइव करेंगे आगे जाके। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जिसको तुम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हो, डिराइव होगा आगे, वो आएगा G m1m2/r। तो स्ट्रक्चर वाइज एकदम ही सेम है। सिमिलरली पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ये भी सेम है। इट इज K Q/R। थोड़ा चेंज है, बताता हूं मैं। और ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आता है, ये आता है Gm/R, वेयर Q इज सोर्स चार्ज एंड M इज सोर्स मास। गुड। तो जिनको ये याद रह गया, आपका 2 चैप्टर का काम खत्म हो गया। मतलब इफ यू नो ग्रेविटेशन यू ऑलरेडी नो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इफ यू नो इलेक्ट्रोस्टैटिक यू ऑलरेडी नो व्हाट इज ग्रेविटेशन। गुड। अब आ जाते हैं डिफरेंस क्या है। फिर डिफरेंस है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस और पोटेंशियल होता है माइनस। अभी माइनस क्यों आता है उसका भी रीजन है। मैंने कल पूछा था आपसे, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में डिफरेंस क्या है। तो समवन सेड कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव। जब फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है उसको बोलते हो बाउंड सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको, बाउंड सिस्टम। जैसे मून इज बाउंड टू अर्थ, अर्थ इज बाउंड टू सन, सन इज बाउंड टू सेंटर ऑफ मिल्की वे, राइट। तो ये बाउंड सिस्टम है जहाँ पे फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। तो जहाँ पे फोर्सेस अट्रैक्टिव हो वहां पे नेगेटिव साइन लगता है पोटेंशियल एनर्जी में और पोटेंशियल में, राइट। तो जहां जहां नेगेटिव साइन देखोगे उसका मतलब क्या हुआ, फोर्सेस आर अट्रैक्टिव, मतलब सिस्टम इज बाउंड सिस्टम। यहाँ पे फोर्स रिपल्सिव था ना, दोनों चार्जेस पॉजिटिव है, दोनों चार्जेस पॉजिटिव है तो फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव। दोनों नेगेटिव भी हो गए तो -Q1 × -Q2 क्या हो जाएगा, प्लस। तो अगर तुमको पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी में खासकर, तो अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी में प्लस दिख रहा है, प्लस, इसका मतलब फोर्सेस आर रिपल्सिव। और अगर माइनस दिख रहा है तो अट्रैक्टिव। अब दो में से एक चार्ज को माइनस करके देखो, मैं Q1 माइनस एंड Q2 प्लस, व्हाट विल बी प्रोडक्ट, माइनस। तो फोर्स क्या बन जाएगा, अट्रैक्टिव। तो अभी इसके आगे एज अ रूल याद रखना, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हुआ मतलब फोर्सेस क्या है, रिपल्सिव, और नेगेटिव हुआ तो क्या है, अट्रैक्टिव। गुड, राइट। तो एज एंड व्हेन नीडेड हम वापस इन इक्वेशंस पे आएंगे, सिर्फ ये एक इंट्रोडक्शन था so that you can compare the equations. Now coming back here, अभी यहां से सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट लिख लेंगे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का या फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। तो क्या लिखोगे, ये फॉर्मूला मैथमेटिकल फॉर्मूला है, इसको अगर आपको इंग्लिश में लिखना हो क्या बोलोगे, एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर attracts every other particle of matter with a force which is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of distance between the two masses. Simple. So Newton's law of gravitation का statement, it is too simple. Every particle of matter, every particle of matter attracts
every other particle of matter, every other particle of matter with a force which is number one, directly proportional to, किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? प्रोडक्ट ऑफ मासेस, proportional to product of masses and inversely proportional to square of distance between them, and inversely proportional to square of distance, actually square of distance between the centers होना चाहिए। तो यहाँ पे डिस्टेंस कभी भी सेंटर टू सेंटर मेजर होता है, या याद रखना आगे के लिए। Now coming back to this equation, F equal to G m1 m2 by r square, तो यहाँ से G क्या मिल जाएगा आपको? FR square upon m1 into m2, है ना? G equal to FR square upon m1 into m2। तो यहाँ से तुमको ऐसा यूनिट्स मिल जाएंगे G के, ऐसा यूनिट्स ऑफ G R। F का फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है? क्या है? न्यूटन। R मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर। m1 इंटू m2, m1 क्या है? किलोग्राम, m2 क्या है? किलोग्राम। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। हो गया? गुड। अब इसके डायमेंशन भी फाइंड कर लेते हैं। तो अगर आपको याद होगा चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, उसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग फिलहाल सिर्फ बेसिक क्वांटिटीज का डायमेंशन फाइंड कर रहे हैं। बाकी जैसे जैसे कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होगा हर बार हम लोग डायमेंशन वही फाइंड कर लेंगे। तो अभी यहां से डायमेंशन भी मिल जाएगा। तो डायमेंशंस ऑफ जी आर, जी के डायमेंशंस फाइंड करने हैं तो फोर्स के डायमेंशंस पता होने चाहिए, डिस्टेंस का तो पता है ही, और प्रोडक्ट ऑफ मास। फोर्स के डायमेंशंस क्या है? m1 l1 p माइनस 2, और ये डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब l2। मास इंटू मास m रेज टू 2, मास इंटू मास ना, m रेज टू 1 और m रेज टू 1 मतलब m रेज टू 2। ऊपर m रेज टू 1 है, नीचे m रेज टू 2 है। m रेज टू माइनस 1, l रेज टू 3, p रेज टू माइनस 2। ये हो गया डायमेंशंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सिंपल, यहाँ तक क्लियर? गुड। तो अब अभी हमने यहाँ जो स्टेटमेंट लिखा था, every particle of matter attracts every other particle of matter with a force which is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of distance between them। लेकिन हमने कहीं पे भी फोर्स का डायरेक्शन नहीं बताया। और यू शुड रिमेम्बर फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैंने लास्ट टेस्ट में क्वेश्चन पूछा था, कुछ आपको क्वांटिटीज दी थी, आपको सेपरेट करना था स्केलर्स एंड वेक्टर्स में। उसमें बहुत सारे लोगों ने फोर्स को स्केलर बता दिया। फोर्स इज नॉट स्केलर, फोर्स इज वेक्टर। स्केलर में लेंथ हो गया, मास हो गया, एनर्जी है, पावर है, दीज आर स्केलर क्वांटिटीज, वर्क डन ऑफ कोर्स। तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है ना, वेक्टर है ना फोर्स। तो तुमने कहाँ पे डायरेक्शन बताया फोर्स का? पता है डायरेक्शन? तो ये जो तुमने इक्वेशन लिखा था, ये फोर्स का स्केलर फॉर्म है। अभी हमको देखना है वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स सिंपल है ये, इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो सपोज हमारे पास दो मासेस है m1 एंड m2। ये ऑब्जेक्ट नंबर 1, ये ऑब्जेक्ट नंबर 2। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इज r। इफ यू रिमेंबर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने आपको नोटेशन बताए थे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, F12 बार, क्योंकि हमको डायरेक्शन भी बताना है। जो नंबर पहले लिखते हो वो ऑब्जेक्ट फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जो नंबर बाद में लिखते हो वो फोर्स एक्सर्ट करता है।
मतलब जो नंबर बाद में लिखा उसका फील्ड है, मतलब वो सोर्स है, और जो नंबर पहले लिखा है वो टेस्ट है, क्योंकि वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, राइट। ये तो जी m1 m2 by r² तो आएगा ही, सिर्फ अभी डायरेक्शन बताना पड़ेगा। तो व्हाट इज डायरेक्शन? ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होता है कि रिपल्सिव होता है? फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है, कौन लगा रहा है? तो टू वन को क्या करेगा, खींचेगा कि धक्का देगा? पुश और पुल, पुश, बराबर ना? पुश, पुल। अरे पुश मतलब धक्का देना होता है, पुल मतलब खींचना होता है। तो ये पुश है कि पुल है? पुश है कि पुल है? पुश इज अवे, पुल इज टूवर्ड्स। तो अट्रैक्टिव फोर्स है, तो फोर्स एक्सपीरियंस कौन कर रहा है, कौन लगा रहा है? तो टू वन को खुद की तरफ खींचेगा ना। हाँ, तो डायरेक्शन क्या होगा, 1 to 2। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, R12 कैप, R12 कैप। अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद है, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यहाँ पे 1 2 है, तो वहां पे 2 1 लिखते थे, क्योंकि वो रिपल्सिव फोर्स था, वो पुश फोर्स था। ये कौन सा फोर्स है, वो पुल फोर्स है। तो अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लिख रहे हो तो के Q1 Q2 by r², यहाँ पे 1 2 लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में 2 1 आएगा, राइट। ग्रेविटेशन में यहाँ 1 2 तो वहां भी 1 2, तो ग्रेविटेशन इज सिंपल। अगर पहला पहला मास फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ड्यू टू सेकेंड, तो उल्टा भी होगा। तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, G m1 m2 by r²। यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट कौन कर रहा है, वन। एक्सपीरियंस कौन कर रहा है, टू। तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन अट्रैक्टिव फोर्स है कि रिपल्सिव फोर्स है? तो फिर वन या टू को क्या करेगा, खुद की तरफ खींचेगा। मतलब टू कहाँ जाएगा, टू से वन की तरफ। तो ये R21 कैप, R21 कैप, सिंपल, राइट, क्लियर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में उल्टा होगा, यहाँ पे 2 1 तो वहां पे 1 2। और आपको ऑफकोर्स आपको पता है, ये जो कैप कैप वाले वेक्टर्स होते हैं ना, ये यूनिट वेक्टर होते हैं। मतलब यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होता है, मैग्नीट्यूड तो दोनों का वन है। R12 कैप का मैग्नीट्यूड वन है, R21 कैप का मैग्नीट्यूड भी वन है, सिर्फ डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो इसलिए मैंने क्या लिखा, R12 कैप इज इक्वल टू माइनस R21 कैप। देयरफॉर फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, क्या है फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, क्या है, G m1 m2 by इंटू इंटू R12 कैप। लेकिन व्हाट इज R12 कैप, माइनस R21 कैप। तो एक काम करते हैं, माइनस साइन को बाहर निकाल लेते हैं। G m1 m2 अपॉन r² R21 कैप। ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है मैंने, G m1 m2 by r², R21 कैप, ये कौन है, F21। That is F21. So therefore force on 1 due to 2 is minus force of 2 due to 1. What do you understand by this? Action reaction. This is Newton's third law of motion. To every action there is equal but opposite reaction. अगर पहले ऑब्जेक्ट को सेकेंड ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट कर रहा है विथ सम फोर्स, तो सेकेंड को भी फर्स्ट अट्रैक्ट करेगा विथ सेम फोर्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन। हेंस बोथ ऑफ दिस masses will start moving towards each other. गुड, यहाँ तक क्लियर, पक्का पक्का। अब इसके बाद हमको देखना है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी देखा था। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, व्हाट वाज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, कहाँ यूज करते हैं? जस्ट अ मिनट, तुम दोनों को मैं हर बार नहीं बोलते बैठूंगा साथ में, नहीं बैठना।
मिस्टर पिंक टी शर्ट एंड देन उसके बाजू में, आई डोंट वांट टू टेक योर नेम्स, शिफ्ट हो जाओ। हर बार 4 महीने से वही चल रहा है, साथ में नहीं बैठना नहीं बैठना, चलो उठो वहां से चलो। तो बताओ व्हाट वाज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, और कहाँ यूज करना है ये भी बताओ। ये जो तुमने ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिखा, इसमें तुमने दो ही मासेस लिए, दो ही लिए ना, और फोर्स का लिखा तुमने G m1m2/r²। तो ये जो हमने स्टेटमेंट लिखा था या जो हमने मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखा था, ये बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन है, सिर्फ दो ही मासेस। लेकिन इन रियलिटी इन प्रैक्टिकल सिचुएशन ऐसा होता ही नहीं। सोचो, अर्थ अर्थ के ऊपर हम बिलियन ऑफ पीपल वी आर लिविंग, साथ में मून है, उधर बाद में सन है, मर्क्यूरी है, वीनस है, एस्ट्रॉइड बेल्ट है, मार्स है, जुपिटर है, व्हाट नॉट। तो इन रियलिटी दिस इज नॉट अ सिस्टम ऑफ ओनली टू मासेस। तो जब हमारे पास दो से ज्यादा मासेस हो, मतलब एक कलेक्शन ऑफ मासेस हो, और हमको उस कलेक्शन ऑफ मासेस में से, फॉर एग्जाम्पल लेटर से अभी आप यहाँ पे 70 के आसपास तो हो ही, 60-70 जो भी हो, राइट। तो ईच ऑफ यू विल बी अट्रैक्टिंग अदर्स, ऐसे ही होगा ना। तो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे हर एक मास फोर्स लगाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमको बताता है कि हाउ डू यू फाइंड आउट फोर्स ऑन एनी वन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स। तो बेसिक आइडिया ये है कि हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट है, लेट अस से ये ऑब्जेक्ट नंबर 1, ये ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, ऑब्जेक्ट 4, ऑब्जेक्ट n, देयर आर n ऑब्जेक्ट्स इन दिस सिस्टम। और हमको फाइंड करना है व्हाट इज द टोटल फोर्स ऑन एनी वन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हमने सेम किया था, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मासेस की जगह क्या थे, चार्जेस। यहाँ पे मासेस है, वहां पे चार्जेस थे। गुड। तो वहां पे फोर्स का डायरेक्शन डिपेंड करता है, चार्जेस अट्रैक्टिव है, मतलब चार्जेस पॉजिटिव है नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, 5 पॉजिटिव है 5 नेगेटिव है। यहाँ पे तो वो टेंशन है नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमेशा फोर्स क्या रहेगा, अट्रैक्टिव की रिपल्सिव, अट्रैक्टिव। तो हमारे पास एक सिस्टम है, सो लेट अस कंसीडर अ सिस्टम ऑफ n objects of masses m1, m2, m3, mn respectively। हमको फाइंड करना है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी वन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं पहले ऑब्जेक्ट से। तो लेट अस से कि हमको पहले ही ऑब्जेक्ट पर टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, याद है क्या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या था स्टेटमेंट, द टोटल फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज द वेक्टर सम ऑफ, वेक्टर सम क्यों बताता हूं बाद में। अगर मुझे पहले ऑब्जेक्ट पे फोर्स निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट पे सेकंड कितना फोर्स लगा रहा है वो देख लेंगे, पहले ऑब्जेक्ट पे थर्ड कितना फोर्स लगा रहा है वो कैलकुलेट कर लेंगे, पहले ऑब्जेक्ट पे फोर्थ ऑब्जेक्ट कितना फोर्स लगा रहा है वो देख लेंगे। ऐसा करते करते पहले ऑब्जेक्ट पे n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितना फोर्स लगा रहे हैं वो इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे और सबको क्या कर देंगे, ऐड। दिस इज द टोटल फोर्स ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट, इसलिए इसको बोला है वेक्टर सम, क्योंकि हमने वेक्टर का सम किया है। वेक्टर्स का किया ना सम, वेक्टर का किया कि नहीं। अगर तुम गलती से भी ऐसा लिखते हो तो दिस मे नॉट बी करेक्ट। व्हाई, व्हाई, व्हाई? डायरेक्टली ऐड करने का मतलब होता है सारे ही फोर्सेस का डायरेक्शन सेम है। अगर तुम फोर्सेस को ऐड कर रहे हो डायरेक्टली, स्केलर सम कर रहे हो, वो वेक्टर सम है या स्केलर सम है। तो स्केलर सम का मतलब होता है सारे ही फोर्सेस का डायरेक्शन सेम है। वो कब होता है बताता हूं, उस पर भी क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने ग्रेविटेशन और उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में।
सपोज यहाँ पे एक मास था, यहाँ दूसरा मास था, यहाँ तीसरा मास था, यहाँ चौथा मास है, पांचवा मास था, ये सारे मासेस है। तो पहले मास को दूसरा मास क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। दिस इज F12। पहले को तीसरा क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। F13 चौथा क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। F14 पांचवा क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। F15 सबका डायरेक्शन सेम है क्या? यस। तो डायरेक्टली ऐड कर लो, चलेगा। यस। लेकिन जो सिचुएशन हमने ड्रॉ किया यहाँ पे, वहां पे सब एक लाइन में थे नहीं। पहले मास को दूसरा मास अट्रैक्ट तो करेगा, लेकिन डायरेक्शन इज फ्रॉम 1 to 2, तो R12 क्या? पहले को तीसरा भी अट्रैक्ट करेगा, लेकिन डायरेक्शन इज फ्रॉम 1 to 3, R13 क्या? फोर्थ नंबर भी अट्रैक्ट करेगा, लेकिन डायरेक्शन इज समथिंग डिफरेंट, R14 क्या? ये भी उसको अट्रैक्ट करने वाला है, दिस इज R1n क्या? तो वेक्टर सम दिखाना ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्केलर सम तुमने दिखा दिया, इसका मतलब तुम बोलना ये चाह रहे हो कि सारे ही मासेस एक ही लाइन में है, स्ट्रेट लाइन में। वैसा नहीं है सिचुएशन। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, द टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी मास, ऑन एनी ऑब्जेक्ट, इज द वेक्टर सम ऑफ, किसका वेक्टर सम? वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ऑन दैट ऑब्जेक्ट ड्यू टू ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स इंडिपेंडेंटली। हमने जब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 निकाला, जब F12 फाइंड किया, तो तब हमने क्या किया? 3, 4, 5 एंड सबको भूल गए, निग्लेक्ट कर दिया। फिर जब हमने फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 फाइंड किया, तो सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड इसको छोड़ दिए। जब हमने फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4 फाइंड किया, तो बाकी सब हमने निग्लेक्ट किए। तो ये जो फोर्सेस तुम कैलकुलेट करते हो ना, F12, F13, F14, ये तुम इंडिपेंडेंटली कर रहे हो, मतलब सराउंडिंग में एज इफ और कोई मास था ही नहीं। तो जब मैंने फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 फाइंड किया, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तब मैंने थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सबको क्या कर दिया? निग्लेक्ट कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, द टोटल फोर्स या फिर द नेट फोर्स on any object is the vector sum of, और याद रखो, अगर गलती से मैंने एग्जाम में पूछ लिया, वैसे पूछता नहीं हूं मैं ये, अगर पूछ लिया स्टेट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, और तुमने अगर ये वेक्टर वर्ड नहीं लिखा, तो 0 मार्क्स मिलेंगे सीधा सीधा। द नेट फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज द वेक्टर सम ऑफ forces on that object due to all other objects independently, individually एक ही बात है, independently. Therefore total force on first is force on 1 due to 2, force on 1 due to 3, force on 1 due to 4, force on 1 due to n। ये तो पहले ऑब्जेक्ट पे फोर्स निकाला। अगर सेकंड पे पूछा होता तो व्हाट विल बी टोटल फोर्स ऑन सेकंड? फोर्स ऑन 2 due to 1, फोर्स ऑन 2 due to 3, फोर्स ऑन 2 due to 4 एंड सो ऑन। थर्ड पे पूछा होता तो फोर्स ऑन 3 due to 1, 3 due to 2, 3 due to 4। कोई भी मास खुद पे कभी फोर्स नहीं लगाता। तो इन जनरल फोर्स ऑन ith ऑब्जेक्ट, अभी ith मतलब 1, 2, 3, 4, जो भी जिस पे भी आप फोर्स फाइंड कर रहे हो, उसको I नंबर दे दिया मैंने। तो जैसे तुमने यहाँ लिखा F1, मैं अभी क्या लिखूंगा? Fi। I कैन बी 1, कैन बी 2, कैन बी 3, कैन बी 4, डिपेंड करता है आपको पूछा क्या है। आपको अगर पूछा है व्हाट इज द टोटल फोर्स ऑन फिफ्थ ऑब्जेक्ट, तो I की वैल्यू क्या आएगी? 5, राइट। समेशन क्यों? क्योंकि तुम क्या कर रहे थे? एडिशन मतलब समेशन F1 पे पूछा तो क्या लिखा तुमने? 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 ऐसा लिखा ना।
और आई पे पूछा होगा तो क्या लिखोगे? आई जे। क्या लिखोगे? आई जे। जे की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? 1 से n तक। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन अगर आपको पूछा होगा व्हाट इज द टोटल फोर्स ऑन फर्स्ट मास, तो आई की वैल्यू क्या करोगे? 1। 1, तो 1 F1 और यहाँ पे F1 जे। जे की वैल्यू कहां से स्टार्ट करोगे? 2 से। करेक्ट, राइट। अगर आपको सेकेंड ऑब्जेक्ट पे पूछा होता तो क्या लिखोगे? आई की वैल्यू 2। आई की वैल्यू 2, तो क्या लिखोगे? पहला F21 प्लस प्लस F23 प्लस F24 प्लस F25। 3 बोला होता तो F3 इज इक्वल टू F31 प्लस F32 प्लस F34। मतलब बेसिकली आई और जे की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। आई इज नॉट इक्वल टू जे। हो गया शॉर्टकट नोटेशन। फोर्स ऑन एनी ith ऑब्जेक्ट इज समेशन एफ आई जे। ऑफकोर्स वेक्टर फॉर्म में है। j runs from 1 to n and I is not equal to j। सिंपल। हो गया क्लियर यहां तक? गुड। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस कहाँ यूज करना होता है? जब आपके सिस्टम में दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हो, 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी होंगे, और अगर आपको पूछा होगा उन सब में से किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स है, तब आप यूज करते हो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। यहां तक क्लियर? पक्का पक्का। नेक्स्ट टॉपिक आई थिंक इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना? नेक्स्ट टॉपिक वही है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये सिंपल टॉपिक है ये, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सट्रीमली सिंपल, नाम में ही है एक्सेलरेशन। किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। तो टेल मी वन थिंग, अगर अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कैपिटल एम है और दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल एम है, ओके, डिस्टेंस इज आर, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स? F इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर। नॉर्मली ये जो तुम कैपिटल एम स्मॉल एम लेते हो ना, नॉर्मली तुम इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हो। क्या लेते हैं इसको? पॉइंट ऑब्जेक्ट। So we know that for any two point object of masses capital M and small m, the gravitational force between these two is given by G capital M small m by R square। अब ये जो कैपिटल M है ना, इसको मैं अर्थ मान लेता हूं, और ये जो स्मॉल m है, दिस इज सम अदर ऑब्जेक्ट। व्हाट विल बी ग्रेविटेशनल फोर्स? द सेम, G कैपिटल M स्मॉल m by R square। लेकिन इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि तुम अर्थ को और उस ऑब्जेक्ट को कैसा ट्रीट कर रहे हो? पॉइंट मास। क्योंकि मैंने इसके लिए एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? क्या लिखा है? पार्टिकल। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, ये होता ही सिर्फ पॉइंट मासेस या पॉइंट चार्जेस के लिए है। मैं लिख सकता था ना, एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ मैटर अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। मैंने क्या लिखा? एवरी पार्टिकल। बिकॉज इन रियलिटी ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये होता ही पॉइंट पार्टिकल्स के लिए है, राइट? तो जब तुम बोलते हो द फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सम अदर ऑब्जेक्ट इज F इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर, मतलब तुम यहाँ पे ऐसा अज्यूम कर रहे हो कि अर्थ और वो जो दूसरा मास है वो क्या है? पॉइंट मास। कर सकते हो। क्यों कर सकते हैं? यूनिवर्स का स्केल इतना बड़ा है, अर्थ कुछ भी नहीं है। अर्थ इज नथिंग इन, इफ यू सी एट द स्केल ऑफ यूनिवर्स। तो बेसिकली हम और हमारे सारे प्रॉब्लम्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट मैटर। यूनिवर्स इज सो लार्ज, if someone is looking from some other solar system, अर्थ दिखने भी नहीं वाला वहां पे। इवन जुपिटर विल नॉट बी ऑब्जर्वेबल विद द करंट टेक्निक्स ऑफ कोर्स, राइट? तो इसको तुम बेसिकली पॉइंट पार्टिकल ले सकते हो। ओके, गुड। है तो क्लियर? व्हाट इज फोर्स? मास इनटू एक्सेलरेशन। देयरफॉर ma इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे एक छोटी सी गलती कर देते हैं
ये हमेशा कैपिटल एम लिखते हैं, कैपिटल एम नहीं, स्मॉल एम। फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? टेस्ट मास कौन है? स्मॉल एम। और फील्ड किसका है? अर्थ का। तो फोर्स इक्वल टू एम ए लिखते टाइम समझ में नहीं आता, छोटा एम बड़ा एम, जो सोर्स है वो छोड़ देना, तो बचा कौन? टेस्ट। फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? टेस्ट। यू आर इन द फील्ड ऑफ अर्थ, हु इज एक्सपीरियंसिंग फोर्स? यू। और अर्थ ऑफ कोर्स यू, क्योंकि सोर्स कौन है? अर्थ है, राइट? तो व्हाट इज एक्सेलरेशन? ए इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। अब अगर यही ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे होता, if the object is at the surface of earth, what is the value of small r? Equal to capital R, where r is radius of earth. So if the object is at the surface of earth, small r is equal to capital R, therefore acceleration A is equal to g capital M by r square. Correct? Or a acceleration is because of gravity of earth, right? Since this acceleration is due to gravity of earth, therefore it is known as acceleration due to gravity, is known as acceleration due to gravity, and is denoted by small g, and is denoted by small g. Therefore a की जगह पे हम इसके आगे यूज करेंगे स्मॉल जी, तो स्मॉल जी इज कैपिटल जी एम बाय आर। क्लियर है तक? गुड। तो हमने स्टार्ट कहां से किया था? हमने बोला था कि हमारे पास एक मास है कैपिटल एम, एक छोटा मास है स्मॉल एम, दोनों का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है आर। फोर्स बिटवीन दीज टू इज कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर। और ये जो कैपिटल एम है इसको अर्थ बना लो, स्मॉल एम को कोई और ऑब्जेक्ट मान लो, तो फोर्स इज द सेम, राइट? बट व्हाट इज फोर्स? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो स्मॉल एम हो गया कैंसल। और ये जो ऑब्जेक्ट था, अगर ये अर्थ के सरफेस पे होता तो स्मॉल आर बिकम्स कैपिटल आर, तो ए विल बी इक्वल टू जी एम बाय कैपिटल आर स्क्वायर। और ये एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, इसके लिए आप इसको लिखते हो जी। इंटरेस्टिंगली इफ यू सी, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, ये ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड ही नहीं करता, ये डिपेंड करता है सोर्स के मास पे। सोर्स कौन है यहाँ पे? अर्थ। तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब अगर मैं 1 टन का बॉल ले लूं, 1 टन इज 1000 किलोग्राम, और अगर एक पेपर, दोनों को अगर मैं सेम हाइट से ड्रॉप कर दूं, तो बोथ विल रीच द ग्राउंड एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन क्या है? सेम है। ये शायद आपने यूट्यूब पे देखा भी होगा, बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है ये। लेकिन प्रोवाइडेड देयर इज नो एयर, तो वैक्यूम में होगा वो। तो इन वैक्यूम इफ यू ड्रॉप a very heavy object and a very light object together from the same height, they will touch the ground exactly at the same time. लेकिन अगर एयर के प्रेजेंस में कर रहे हो तो फिर दैट इज नॉट ट्रू, वो तो तुम देख ही सकते हो। तो इफ आई ड्रॉप, आई विल नॉट डू दिस, मैं छोड़ूंगा नहीं इसको नीचे, लेकिन अगर मैं ड्रॉप करता हूं तो पहले नीचे कौन आएगा? बॉटल। डिपेंड करता है फ्रिक्शन ज्यादा कहाँ पे है, एयर का रेजिस्टेंस ज्यादा कहाँ पे, उस पर डिपेंड करता है। तो डू नॉट ऑलवेज टेक इट लाइक बॉटल, डिपेंड करता है। अगर बॉटल को मैंने बहुत ही स्मूथ बना दिया तो फ्रिक्शन तो नहीं होगा, फिर तो पेन पहले आएगा, राइट? है ना? आगे नहीं, और जहाँ फ्रिक्शन नहीं होगा वो पहले पहुंचेगा। मैंने उल्टा बोला, हाँ बोल रहे हो? इफ आई ड्रॉप 2 ऑब्जेक्ट्स, तो जिसका फ्रिक्शन नहीं होगा, जो बहुत ही स्मूथ है, तो एयर उसको अपोज करेगा नहीं ना, वो सीधा नीचे आ जाएगा।
या कम अपोज करेगा। और अगर पेपर लिया तो पेपर के तो फ्रिक्शन ज्यादा है, तो वो स्लोली स्लोली नीचे आएगा वो। यहाँ तक क्लियर? तो जी की वैल्यू ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करता है क्या? करता है? नहीं, इसके लिए कांस्टेंट है वो, क्योंकि कैपिटल जी कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट है। व्हाट इज मास ऑफ अर्थ? एग्जैक्ट वैल्यू एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू दोनों बताओ। 5.98 इंटू 10⁻24 किलोग्राम और अप्रोक्सीमेटली 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। रेडियस ऑफ अर्थ इज 6378 किलोमीटर एग्जैक्ट, अप्रोक्सीमेटली 6400 किलोमीटर। तो जब मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो आई गेट द वैल्यू ऑफ जी एस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? तो 9.8 कहां से आता है? बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ कैपिटल जी, कैपिटल एम एंड कैपिटल आर। तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको वैल्यू मिलती है। यहां तक क्लियर? एनी डाउट्स? नहीं। अब इसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विथ अल्टीट्यूड, डेप्थ, लैटिट्यूड एंड शेप ऑफ अर्थ। तो अब तक, इस स्टेज तक तुमसे किसी ने भी पूछा होगा जी की वैल्यू क्या है, तो तुम बोलते हो 9.8 विच इज अ कांस्टेंट। दैट इज नॉट ट्रू। जी की वैल्यू 9.8 होता है सिर्फ अर्थ के पोल्स पे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो वो लोकल कांस्टेंट है। इक्वेटर पे उसकी वैल्यू अलग है, 9.73 के आसपास आता है, वो चेक करेंगे हम। हमारे सिटी में 9.7576 के आसपास आना चाहिए अप्रोक्सीमेटली स्पीकिंग। पोल पे 9.8 होता है, मतलब तुम इक्वेटर से जैसे पोल के पास जाते हो जी की वैल्यू बढ़ने लगती है। तो जी की वैल्यू भी कांस्टेंट नहीं है, जी की वैल्यू चेंज होता है विथ हाइट। एज यू गो अबव द सर्फेस ऑफ अर्थ इट चेंजेस, एज यू गो बिलो द सर्फेस ऑफ अर्थ मतलब एट डेप्थ इट चेंजेस, एंड एज यू मूव ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ इट चेंजेस, एंड इट ऑल्सो चेंजेस विद द शेप ऑफ अर्थ। अब ये शेप ऑफ अर्थ का क्या कॉन्सेप्ट आ गया वो भी समझ लेंगे। अब तक वी आर ट्रीटिंग अर्थ एज अ स्फीयर, लेकिन अर्थ का शेप स्फेरिकल है ही नहीं। यू नो व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ? एलिप्सॉइड, है ना? एक शेप्ड, अंडा आकार होता है वो। इट इज बेसिकली फ्लैटेंड एट द पोल्स। पोल पे थोड़ा फ्लैट है और इक्वेटर पे थोड़ा बल्ज्ड है। मतलब इक्वेटोरियल रेडियस वो ज्यादा है और पोलार रेडियस वो कम है। अब ऐसा क्यों होता है? उसका रीजन है सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? कोई भी एक बता दो, चलो एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक? करेक्ट। तो एज यू कैन सी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है? सेंट्रीपिटल का डायरेक्शन क्या होता है? टुवर्ड सेंटर। तो फ्यूगल का क्या होगा? अवे फ्रॉम सेंटर। एंड एज यू कैन सी इट इज प्रोपोर्शनल टू, करेक्ट। अब जब अर्थ रोटेट होगा या कोई भी प्लैनेट रोटेट होगा इन दैट सेंस, तो जो पोल के पास में जो पॉइंट है ना, पोल के पास में जो पॉइंट्स है वो क्या एक्सपीरियंस करेंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करेंगे ना ऐसा। तो पोल के पास के जो पॉइंट्स हैं उसका रेडियस और इक्वेटर पे जो पॉइंट्स है उसका रेडियस ज्यादा कौन सा? इक्वेटर। इक्वेटर का ना, तो रेडियस ज्यादा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी ज्यादा। तो जहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होता है वहां पे मटेरियल ज्यादा बाहर की तरफ पुश होता है। तो ज्यादा पुश कहाँ पे होगा? वो इक्वेटर पे। तो इक्वेटर का शेप बल्ज होगा और पोल्स क्या होंगे? फ्लैट होंगे। तो दैट इज व्हाई इन मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स यू विल फाइंड कि उनका जो शेप है वो स्पेरिकल है ही नहीं, दैट इज इलिप्सॉइड। हम लोग स्पेरिकल ट्रीट करते हैं कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए, वो समझेगा आगे। So now we want to check, we want to study, we want to know how does value of g, acceleration due to gravity, varies with. So variation in the value of g, the variation of g with altitude. Altitude का मतलब होता है हाइट, डेप्थ,
लैटिट्यूड, लैटिट्यूड क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा. एंड शेप ऑफ अर्थ, एंड शेप ऑफ अर्थ. So we'll start with first variation in G with altitude. With altitude, मतलब with height. So let us imagine we have an object which is at the surface of Earth. तो इनिशियली एक ऑब्जेक्ट था जो अर्थ के सरफेस पे था. तो let us take the mass of the object as m, mass of Earth as capital M, radius of Earth as capital R. So if the object is at surface of Earth, is at surface of Earth, और इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, जेई नीट सीईटी में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा होता है. देयर इज नो पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन. मैं बताता हूँ, इसके दो फॉर्मूला बनने वाले हैं. वेरिएशन ऑफ जी विद अल्टीट्यूड के दो फॉर्मूला आते हैं, दो अलग अलग. कौन सा कब यूज करना है वो सब समझ लेंगे हम लोग. इफ द ऑब्जेक्ट इज एट द सर्फेस ऑफ अर्थ, देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी इज गिवन बाय, क्या है इसका, जी एम बाई आर स्क्वायर. तो जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर. अगर मैं अब इस ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस के, वर्ड्स वर्ड्स आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एक एक वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है. अगर मैं इसको अर्थ के सरफेस के ऊपर लेके जा रहा हूँ, अगर मैं इसको अर्थ के सरफेस के ऊपर लेके जा रहा हूँ एट सम हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, एट सम हाइट h, एट सम हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. याद रखना, जब ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे हो तो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R. व्हाट इज स्मॉल r? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द सेंटर ऑफ अर्थ. लेकिन लेकिन अगर ऑब्जेक्ट एक हाइट पे है तो व्हाट इज स्मॉल r? r प्लस h. राइट. इफ द ऑब्जेक्ट is taken to a height h, is taken to a height h. अब this is also very important क्योंकि क्वेश्चन में ना आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे. If the object is taken to a height h, कहाँ से h, कहाँ से, सरफेस से, h from the surface of earth, from the surface of earth, then कभी कभी क्वेश्चन पे आपको बोल देते हैं द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इज 6000 किलोमीटर. तो आपको h की वैल्यू दी है कि डायरेक्टली स्मॉल r दिया है, स्मॉल r. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल हियर. अगर आपको डायरेक्टली बोला है ना ऑर्बिटल रेडियस, ऐसे ही बोलेंगे ऑर्बिटल रेडियस. ऑर्बिटल रेडियस मतलब स्मॉल r होता है. वो सैटेलाइट के केस में सीख देता हूँ. तो ये वर्ड्स पे ध्यान रखना, ये फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ मेंशन किया है कि नहीं किया है. अगर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ बोला है तो स्मॉल r इज r प्लस h. अगर नहीं बोला है तो डायरेक्टली सेंटर से डिस्टेंस बता दिया आपको, मतलब डायरेक्टली स्मॉल r की वैल्यू दे दी आपको. देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी इज, अभी मैं g तो डिनोट नहीं कर सकता क्योंकि g हमने किसके लिए यूज कर लिया, सरफेस वैल्यू के लिए. वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस, उसको g से डिनोट कर रहे हैं. अब ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंच गया, हाइट पे, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, gh. तो ये क्या आएगा, gm अपॉन r प्लस h का स्क्वायर. करेक्ट. अब बस इन दोनों को डिवाइड कर दो. डिवाइड क्यों करना है, तो तुमको कंपेयर करना है. और एक चीज याद रखना, कंपैरिजन मतलब रेशो. फिजिक्स हो, मैथ्स हो, कंपैरिजन मतलब रेशो होता है. कंपेयर ही करना है ना तुमको. हमने बोला कि जी की वैल्यू सरफेस पे कितनी है, जी एम बाई आर स्क्वायर कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हमको क्या चेक करना था, हाइट पे वैल्यू कम हो रही है कि बढ़ रही है, यही चेक करना था. मतलब क्या करना है, कंपेयर करना है. और कंपेयर करना मतलब रेशो लेना. इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो. तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा जी एच बाई जी इक्वल टू जी एम अपॉन
आर प्लस एच स्क्वायर अपॉन जीएम अपॉन आर स्क्वायर। कैंसल कैंसल। तो जी एच बाई जी इक्वल टू डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर। आर स्क्वायर था, आर प्लस एच भी स्क्वायर था, तो मैंने कॉमन स्क्वायर लिख दिया। गुड। तो जी एच इक्वल टू जी, सिर्फ ये जी डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा आर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। सो दिस इज हाउ द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस विथ हाइट। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विथ हाइट। मुझे बताओ जी की वैल्यू बढ़ रही है कि कम हो रही है? व्हाट इज व्हाट इज टू अपॉन वन? टू मतलब ग्रेटर देन वन। व्हाट इज वन अपॉन टू? मतलब लेस देन वन। बराबर ना? मतलब न्यूमरेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो, तो नंबर क्या होता है? वन से बड़ा होता है। न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो तो नंबर, और अगर नंबर वन से छोटा है तो उसका स्क्वायर भी वन से छोटा होता है। एग्जाम्पल, व्हाट इज 0.4 का स्क्वायर? 0.16। व्हाट इज 0.8 का स्क्वायर? 0.64। व्हाट इज 0.9 का स्क्वायर? तो जो ब्रैकेट के अंदर तुमने लिखा, न्यूमरेटर बड़ा है कि डिनोमिनेटर बड़ा है? न्यूमरेटर बड़ा है वहां पे। आर यू श्योर? मुझे नीचे, ऊपर आर दिख रहा है, नीचे आर प्लस समथिंग दिख रहा है, तो डिनोमिनेटर बड़ा है कि न्यूमरेटर बड़ा है? डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। तो ये जो नंबर है ये वन से छोटा है कि वन से बड़ा है? वन से छोटा है। उसका स्क्वायर कर लूंगा तो वन से छोटा होगा कि वन से बड़ा होगा? वन से छोटा होगा, मतलब ये ओवरऑल वन से लेस होगा। अगर ये वन से लेस है, इट इज लेस देन वन, और उसको तुम जी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो जी से कम वैल्यू आएगी कि जी से ज्यादा वैल्यू आएगी? एनी नंबर multiplied with a number less than 1 is less than that number. What is 2 into 0.1? 0.2. What is 2 into 0.5? 1. What is 2 into 0.8? 1.6. So what is g into a number less than 1? Less than g. तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब जी एच की जो जो भी वैल्यू आ रही है वो जी से कम आ रही है, क्योंकि राइट हैंड साइड जो है उसका ओवरऑल वैल्यू क्या है? जी से कम है। तो जी एच इज लेस देन जी। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, डोंट वरी, कुछ नहीं है, सिंपल मैथ्स है। डिनोमिनेटर बड़ा तो नंबर छोटा, वन से छोटा। बराबर। इफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर द नंबर इज लेस देन वन। इफ द नंबर इज लेस देन वन और ऊपर तो उसका स्क्वायर कर रहे हो, तो द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर इज ऑल्सो लेस देन वन। उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? जी से। तो ये राइट हैंड साइड जो वैल्यू आएगी वो जी की वैल्यू से क्या आएगी? कम आएगी। मतलब हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी से क्या आएगा? क्या आएगा? जी से कम होगा। तो जैसे जैसे यू गो एट हायर हाइट्स, हायर अल्टीट्यूड्स, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होनी चाहिए कि बढ़नी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो अब इसके आगे याद रखना एस, क्योंकि हमको आगे ग्राफ प्लॉट करना है, इसका ग्राफिकल क्वेश्चन आया है, जेई और नीट दोनों में आया है। तो यू शुड रिमेंबर कि एज यू गो एट हायर हाइट्स, जैसे जैसे तुम हायर अल्टीट्यूड पे जाते हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता है। राइट? होना भी चाहिए ना, होना भी चाहिए, नहीं तो ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से कभी बाहर निकल ही नहीं पाएगा। लॉजिकल भी सोचो थोड़ा सा। हम लोग रॉकेट लॉन्च करते हैं, तो जो भी रॉकेट तुम लॉन्च करते हो, सैटेलाइट लॉन्च करते हो, जो कुछ भी, जैसे अभी हमने चंद्रयान भेजा या फिर हमने मार्स पे एक रोबोट कुछ भेजा था, राइट? तो उसको पहले अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालना पड़ेगा। अगर हाइट के साथ जी की वैल्यू बढ़ती, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्रीजिंग जी? ग्रेविटेशनल पुल बढ़ जाता, मतलब जितना ऊपर जा रहा है उतना ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट कभी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जा ही नहीं पाएगा। तो लॉजिकली भी सोचो। हो गया यहाँ तक क्लियर? पक्का? लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि हाइट कितना हमने स्पेसिफाई नहीं किया। हाइट 1 किलोमीटर भी हो सकता है, 1,000 किलोमीटर भी हो सकता है। यू कैन हैव दिस सिचुएशन, हो सकता है ना ऐसा?
ये अर्थ है, देयर कैन बी एन ऑब्जेक्ट विच इज वेरी क्लोज टू अर्थ, यस, देयर कैन बी एन ऑब्जेक्ट विच इज फार अवे फ्रॉम अर्थ। तो क्या हम दोनों केसेस के लिए सेम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्या? आंसर इज नो, यू कैन नॉट अप्लाई द सेम फॉर्मूला फॉर बोथ द केसेस। तो ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है? ये फॉर्मूला अप्लाई करना होता है फॉर हायर हाइट्स। अब हायर हाइट मतलब क्या, कितना हायर? एक वैल्यू होगा ना कुछ, कि इतने किलोमीटर के नीचे दूसरा फॉर्मूला, इतने किलोमीटर के ऊपर ये फॉर्मूला, वो बाद में आएंगे हम। वहीं पे गड़बड़ होती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो फॉर्मूला है ये एक पर्टिकुलर हाइट के बाद एप्लीकेबल है। यू कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला फॉर 1 किलोमीटर हाइट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1 किलोमीटर, ये नहीं यूज होगा वहां। वहां पर दूसरा फॉर्मूला बनता है, तो अभी दूसरा डिराइव करेंगे। तो यही फॉर्मूला को जी एच इक्वल टू जी 1 अपॉन, ये जो आर था कहाँ था? न्यूमरेटर में। मैं इसको ऐसा लिखूं क्या? लिख सकते हैं क्या ऐसा? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, यस और नो? यस। तो जी एच इक्वल टू जी 1 + आर बाय आर अपॉन आर 1 + एच अपॉन आर का स्क्वायर। कुछ नहीं, मैंने सिर्फ सेपरेट कर लिया, दो टर्म, एक का दो टर्म बना दी, आर बाय आर प्लस एच बाय आर, आर बाय आर इज 1। तो जी एच इक्वल टू जी अपॉन 1 + एच बाय आर का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, छोड़ दिया उसको। अभी इसको लेके जाएंगे ऊपर, जी इंटू 1 + एच बाय आर रेज टू -2। ओके, बराबर, सही है ना? सही है, वो कुछ नहीं, इसको सिर्फ ऊपर लेके गए तो -2 होगा, सही है, राइट। हमने पहले एक जगह पे बाइनोमियल एक्सपेंशन थ्योरम यूज किया था, बाइनोमियल थ्योरम, याद आ रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज किया है बाइनोमियल थ्योरम। मैथ्स में हुआ कि नहीं बाइनोमियल? अभी भी नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, तो बता देता हूँ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अभी सिर्फ आज के लिए समझ लो, क्योंकि टाइम कम है। मैं आपको डिटेल बाइनोमियल थ्योरम कल बता दूंगा। अगर h की वैल्यू रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ही कम हो गई, व्हाट इज रेडियस ऑफ अर्थ? अप्रोक्सीमेटली 6400। और अगर हाइट मैंने 10 किलोमीटर ले लिया, तो डेफिनेटली 10 किलोमीटर इज वेरी वेरी लेस देन r। मतलब h बाय r की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन 1। अगर ऐसा हुआ तो बाइनोमियल थ्योरम से हम लोग अप्रोक्सीमेटली, ये जो पावर था ना, पावर इंडेक्स, इसको डायरेक्टली सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई कर लेना। इंडेक्स को डायरेक्टली सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करना, क्या आएगा? क्या आएगा? 1 - 2h/r। लेकिन ये तुम ऐसा पावर को डायरेक्टली सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई कब कर सकते हो? तो उसका ये कंडीशन है, व्हेन हाइट इज वेरी वेरी लेस देन r, मतलब h/r इज वेरी वेरी लेस देन 1। कहीं पे भी मत यूज करना है इसको, नहीं तो हाइट दे दिया 3000 किलोमीटर और r है 6400 किलोमीटर, वहां पे भी अप्लाई कर रहे हो, वहां नहीं चलता। तो वहां पे क्या चलता है? वहां पे ये लगता है, राइट। तो r अपॉन r प्लस एच होल स्क्वायर कहाँ यूज होगा? व्हेन हाइट इज लार्ज। और 1 - 2h/r कहाँ यूज होगा? व्हेन हाइट इज स्मॉल। क्लियर? तो अगले सेशन में मैं वापस रिपीट करूंगा, और ये बाइनोमियल एक्सपेंशन को ऐसा क्यों लिखा हमने, बाइनोमियल थ्योरम ऐसा क्यों लिखा, वो बताता हूँ, दैट विल बी इन द नेक्स्ट सेशन।